Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss process of organizational behavior. Basically we are having 6 steps or 6 sequence of OB's process. First one is behavior analysis. देखो सबसे पहले आप क्या करते हो, अपने एम्प्लॉयज़ का या अपने वर्कर्स का बिहेवियर एनालाइज करते हो कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, है ना, कि मतलब इंडिविजुअल लेवल पर कैसे रिएक्ट करते हैं, अगर वो ग्रुप में है तो कैसे काम करते हैं, या फिर अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में है तो वो आप कैसा बिहेव करते हैं, है ना. आफ्टर दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर, देन प्रेडिक्शन ऑफ बिहेवियर. आप प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में ये सिचुएशन दी जाए या ऐसा कुछ हो तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे. देन कंट्रोल ऑन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड फीडबैक. तो अब हम इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन. फर्स्ट वन इज बिहेवियर एनालिसिस. देखो बिहेवियर एनालिसिस में क्या कहा गया है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ ओबी इज द एनालिसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज. क्या है, सबसे पहला स्टेप ही ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में क्या होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज के बिहेवियर को एनालाइज करो. फॉर दिस पर्पज द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स इज टेकन. देखो आप एनालाइज कैसे करेंगे, आपके पास कुछ तो बेस होगा ना, तो आप क्या करते हो, अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना उसकी हेल्प लेते हो. लाइक आप साइकोलॉजी की हेल्प ले रहे हो, सोशियोलॉजी की हेल्प ले रहे हो, ठीक है. एनालिसिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग 3 लेवल्स. अब कौन कौन से 3 लेवल है, एट एन इंडिविजुअल, ग्रुप लेवल एंड द थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजेशनल लेवल. देखो जब आप इंडिविजुअल लेवल पर आप किसी का बिहेवियर को एनालाइज करते हैं ना, तो आप ये चेक करते हो कि उनका एटीट्यूड क्या है, उनकी परसेप्शन क्या है, लर्निंग कैसी है उनकी, राइट. लर्निंग के किस स्टाइल को वो अडॉप्ट करते हैं, मोटिवेशन का कौन सा ऐसा मेथड है जो उन्हें ज़्यादा मोटिवेट करता है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, वर्क सेटिस्फेक्शन क्या है. तो ये सब चीज़ों को आप एनालाइज करते हो, ठीक है. जब हम बात करते हैं ग्रुप लेवल में, तो ग्रुप लेवल में ये देखा जाता है ग्रुप डायनेमिक्स कैसा है, ठीक है. कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं होती जब वो ग्रुप में काम करते हैं, या फिर जो ग्रुप में कम्युनिकेशंस होती हैं वो किस मेथड से है, या क्या उनका सीक्वेंस क्या है, टॉप टू बॉटम है, बॉटम टू अप है, या वर्टिकल कम्युनिकेशन है, राइट. लीडरशिप स्टाइल्स क्या है, पावर क्या है, किसके पास कौन सी पावर है, ये सब हम एनालाइज करते हैं जब हम ग्रुप लेवल पर डिस्कस करते हैं. जब आप बात करते हैं एट एन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, इस पर आप देखते हैं क्या एनालाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, जहां पर आप वर्क करते हैं किस टाइप के लोग हैं, वीक कल्चर है, स्ट्रॉन्ग कल्चर है, आपस में बॉन्डिंग अच्छी है या सब में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते रहते हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, है ना, क्या क्या मतलब मॉरली हर काम होता है या अनएथिकली वे में चल रहा है, क्या वैल्यूज हैं आपकी वहाँ पर. प्लस चेंज के बारे में, अगर आप कोई चेंज अडॉप्ट करना चाहते हैं तो क्या उसे मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एग्री किया जाता है, या फिर उसको रेजिस्ट किया जाता है. तो ये सब चीज़ें आप एनालाइज करते हो फॉर एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ योर एम्प्लॉयज, ठीक है. 3 लेवल है, इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल. नाउ जब आपने बिहेवियर को एनालाइज कर लिया, आफ्टर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ योर एम्प्लॉयज. तो सेकंड पॉइंट यही बोला गया है, अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर. After having analyzed behavior at different levels, an attempt is made to understand behavior. It involves the knowledge of chief factors affecting behavior. देखो आप बिहेवियर को कैसे समझेंगे, आप किसी भी पर्सन के ऐसा नहीं कि हम गए और उसका बिहेवियर समझ, नहीं, हम क्या देखते हैं, अलग अलग फैक्टर्स को देखते हैं कि कौन सा फैक्टर है, कितना अफेक्ट करता है, और उस पर्टिकुलर फैक्टर के एग्जिस्टेंस में हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो कैसे बिहेव करते हैं. आप इसी तरह से तो अंडरस्टैंड करोगे ना कि किस सिचुएशन में कैसे को रिएक्ट कर रहा है. तो यही बोला गया, इट इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ चीफ फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिहेवियर. Only on the basis of these factors it is decided as to what type of behavior is required in respect of any employee. For example, if it is found that the financial position of a particular employee is weak, then monetary motivators are used in this case. देखो आपने ये चीज़ नोटिस की है कि कोई ऐसा एम्प्लॉय है हमारा जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है ना, वीक है फाइनेंशियल पोजीशन. तो उस केस में अगर आप उसे मोटिवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा मोटिवेशन का मेथड ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होगा, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी. देखो उस पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, तो आप उसे मोटिवेट क्या देके कर सकते हो, क्या आप उसे स्टेटस दे दोगे, क्या आप उसे हाई रैंक दे दोगे, जॉब रिकॉग्निशन या एप्रिसिएशन कर दोगे. अब जिस बंदे को देखो फंड्स की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, आप उसे स्टेज पर खड़ा करके एप्रिसिएट कर दो तो उसके लिए वो बेनिफिट नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि उसकी नीड ही कुछ और है, उसकी नीड्स है फंड्स. तो
तो आपको क्या चाहिए, इफ़ यू वांट टू मोटिवेट दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय, देन आपको क्या चाहिए, यू हैव टू प्रोवाइड द मॉनेटरी फंड्स, ठीक है, आप उसे मोटिवेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी इंसेंटिव्स। क्लियर? तो अंडरस्टैंड करना बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको फैक्टर्स को एनालाइज करना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इन बिहेवियर्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज प्रिडिक्शन ऑफ बिहेवियर। आप क्या करते हैं, फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं कि कैसे फ्यूचर में वो रिएक्ट करेंगे, कैसे वो बिहेव करेंगे। आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड द बिहेवियर, प्रिडिक्शन ऑफ बिहेवियर इज अटेम्प्टेड। जब आपने बिहेवियर समझ लिया कि प्रेजेंट में तो देखो जी ऐसे एम्प्लॉय रिएक्ट कर रहा है, देखो जैसे प्रीवियस एग्जांपल है आपका, आपको पता चला नीड क्या है उसकी, फाइनेंस की, मतलब तो आप यहाँ से ये डिसाइड करते हो कि फ्यूचर में भी जो पर्सन मतलब फंड्स की रिक्वायरमेंट है जिस पर्सन को, उसे आप नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स दोगे ना, तो वो आपके लिए कोई भी वर्थफुल नहीं होगा, कोई भी फ्रूटफुल प्रूव नहीं होगा। तो यहाँ से लगा पता प्रेडिक्शन होगी बिहेवियर की आपके लिए, ठीक है। क्या बोला गया है, द स्पिरिट ऑफ डेडिकेशन, रेडीनेस एंड टीम स्पिरिट आर ब्रॉट इनटू फोकस। In order to predict the behavior, the chief factor of behavior, that is cause and effect, are established. कॉज एंड इफेक्ट से आपको ही पता चलेगा ना कोई चीज़ क्यों हो रही है, अगर हो रही है तो इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसी बेसिस पर आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं कि हाँ हमारे एम्प्लॉयज़ फ्यूचर में भी ऐसा बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब देखो आपको पता चल गया कि हमारे एम्प्लॉयज़ एट प्रेजेंट कैसा बिहेव कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में कैसा बिहेव कर सकते हैं। अब आपको ये चीज़ दिख रही है कि कोई पर्सन पर्टिकुलर सिचुएशन में एडवर्स मतलब बिहेव कर रहा है, नेगेटिव मैनर में बिहेव कर रहा है, तो क्या आप एज एन एम्प्लॉयर, एज अ मालिक, आप उसको देख के इग्नोर कर दोगे या उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे? ऑफ कोर्स यू हैव टू कंट्रोल योर बिहेवियर ना। तो इस स्टेज पर क्या होता है, हम एफर्ट्स लगाते हैं कि हम क्या करें, जितने भी आपके एडवर्स बिहेवियर है ना आपके एम्प्लॉयज़ को, उनको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। एट दिस स्टेज efforts are made to control the possible adverse behavior of the employees. At the third level, it becomes clear how and when an employee will behave in a particular manner. If there is some expectation or possibility of some undesirable behavior from the employees, then a list of the responsible factors is prepared and then it is found how a particular factor can be controlled. देखो जो अभी हमने थर्ड पॉइंट किया ना प्रेडिक्शन का, उसमें हमें ये पता चल जाता है कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारा एम्प्लॉय कैसे बिहेव करने वाला है। और अगर आपको ये दिखता है कि पॉसिबिलिटी है कि वो मतलब कि एडवर्स बिहेव करेगा, है ना, कोई अनडिजायरेबल बिहेव करेगा, तो आप क्या करोगे, जितने भी उस पर्टिकुलर बिहेवियर के रिस्पॉन्सिबल है ना फैक्टर्स, उनकी एक लिस्ट तैयार कर लोगे और फिर आप ऐसे मतलब मेथड्स या मेजर्स फाइंड आउट करेंगे कि आप इन फैक्टर्स को कैसे कंट्रोल करें सो दैट आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एडवर्स बिहेव ना करें, ठीक है। देन फिफ्थ वन इज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। देखो ये स्टेज क्या है, इस स्टेज पर क्या होता है, आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाते हैं, है ना। देखो ओबी का मेन मोटिव ही क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करना। अब ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस कैसे इंक्रीज होगी, जब आपके एम्प्लॉयज वेल मैनर्ड वर्क करेंगे, परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये क्या कहा गया है, दिस इज द स्टेज ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। The chief aim of OB is to make the organization effective. Here, the organizational effectiveness is examined, which means checking the effectiveness of the action taken under OB till now. Has the action taken been successful? आप क्या करते हैं, देखो इसमें क्या बोला गया है कि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है कि आप एग्जामिन करते हैं कि जो भी OB के अंदर एक्शंस लिए गए हैं क्या वो इफेक्टिव भी हैं या नहीं, ठीक है ना। जो भी आप एक्शन ले रहे हो, ऐसा तो नहीं कि आप एक्शंस तो ले रहे हो बट आपके लिए आपको लग रहा है कि किसी एक आधे पर्सन के लिए वो रेलिवेंट है, बट एज अ होल जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होते, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है, टू चेक द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। एंड द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ OB इज फीडबैक। दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ OB। ऑब्वियसली फीडबैक किसी भी प्रोसेस की फाइनल स्टेज होती है ना। एट दिस स्टेज द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्चुअल रिजल्ट्स अलॉन्ग विद द डेविएशंस आर ऑब्टेन्ड। देखो फाइनल स्टेज है तो आप ये बताओगे ना कि जो भी आपके प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स थे क्या वो अकम्प्लिश हुए या नहीं हुए, एक्चुअल रिजल्ट्स क्या रहा है, क्या जो आपके स्टैंडर्ड्स थे क्या आपने वो मीट करे हैं, क्या उनमें डेविएशंस आया है तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो कितना नेगेटिव है ना। तो ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं।
On the basis of this information, the process of OB once again gets started. अब ऐसा नहीं है कि फीडबैक पे खत्म हो जाता है, फीडबैक के बाद हम फिर से देखते हैं कि जो भी हमारा मतलब एक्शन लिया गया है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव्स थे, जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स है, वो टारगेट को फुलफिल करने के पर हमारे एम्प्लॉयज का बिहेवियर क्या है, हम फिर वही फर्स्ट पॉइंट पर ही आ जाते हैं कि एनालाइजिंग द बिहेवियर. ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस था जिसमें हमने बेसिकली 6 पॉइंट्स कवर किए हैं. फर्स्ट वन था आपका बिहेवियर एनालिसिस, जिसको हमने 3 लेवल्स पर किया है, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल. एंड द सेकंड पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर. थर्ड वन प्रिडिक्शन ऑफ बिहेवियर. फोर्थ कंट्रोल ऑन बिहेवियर. फिफ्थ वन इज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस. एंड द लास्ट वन इज फीडबैक. I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day.